हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। अब जब हम चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं तो इट्स टाइम टू असेस अवर लर्निंग आउटकम्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन सॉल्यूशंस फ्रॉम द CBSE sample paper 2026. Just pause the video, try to solve questions at your own and then match your answers. Give a pat on your back if you're able to do it correctly and tell me in the comment section that how many questions you did correct. So let's get started. Now, students, see the first question here is that 70 gram of the solute is dissolved in the 700 gram of solvent to prepare a solution having density this and find the ratio of molarity to molality. So, first of all, for finding the molality, you all know if we want to find out the molality, the formula is number of moles upon mass of solvent upon the mass of solvent in kg. So this is our formula for finding the number molality, that is the number of moles upon mass of solvent in kg. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बच्चे हम कैसे निकालते हैं? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है जो 70 ग्राम है और उसको हमने मोलर मास से डिवाइड करना होता है जो हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको कैपिटल M जो है वो एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, देखिए मास ऑफ जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो 700 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए 700 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो हमारी यहाँ पर मोलैलिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स 70 अपॉन m डिवाइडेड बाय 700 upon 1000. So this is equal to 70 upon m into 1000 upon 700. This is equal to 100 upon m. So this is, we have calculated the molarity. Let's find out, this is the molality, where here m is the molecular mass. Now let's find out the molarity. Molarity आपको पता है, this is equal to number of moles upon volume of solution in liters. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो है ये तो हमें पता है कि वो हमारे पास 70 अपॉन m है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है। देखिए 70 ग्राम तो सॉल्यूट है और 700 ग्राम सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, देखिए कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 70 ग्राम सॉल्यूट 700 ग्राम सॉल्वेंट, तो ये आ गया हमारे पास 770 ग्राम। ठीक है, अब हमें इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, वो हम कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास क्या है कि डेंसिटी दी हुई है और हमें मालूम है कि जो डेंसिटी होती है वो इक्वल होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस मीन्स दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास है 770, डेंसिटी हमारी देखिए कितनी है यहाँ पर 1.5। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास आ जाता है 513.3 मिलीलीटर। ठीक है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.513 लीटर। नाउ दिस इज, सी दिस इज आवर वॉल्यूम, ये हमारा वॉल्यूम आया है लीटर में, राइट। अब हमें क्या करना है बच्चे, इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू कि हमें मोलैरिटी निकालनी है। वी नीड टू फाइंड आउट द मोलैरिटी।
सी, मोलैरिटी जो है वो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है 70/5 है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर जो है 0.513 आपके पास आया है। तो ये आपका हो जाएगा 70/m इंटू 1/0.513। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम रेशो निकालनी है हमें, रेशो ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, तो बच्चे अब हम निकालते हैं, ये हमने लिख लिया मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, मोलैलिटी हमारी कितनी आई थी, देखिए 100/m, तो 100/m डिवाइडेड बाय ये हमारी मोलैरिटी है 70/m इंटू 1/0.513। So this is equal to 100/m into 0.513 into m/70। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 100 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 51.3/70, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.73। Now see, this is the ratio between the molality and molarity। तो कई क्वेश्चंस आप बच्चे ऐसे देखेंगे कि आपके पास क्या होगा कि मोलैरिटी निकालनी है, लेकिन आपके पास ना मास ऑफ द सॉल्यूशन दिया होगा, लेकिन जहाँ भी एग्जामिनर मास ऑफ सॉल्यूशन देंगे वहाँ वो आपको डेंसिटी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है इन लीटर निकाल लेंगे और मोलैरिटी निकालेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन कि 50 ml of phenol and 50 ml of aniline are mixed. Predict whether the volume of the solution is equal to, greater than or less than। ठीक है, तो सबसे पहले ना बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में आप देखिए, आपके पास जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक है फिनोल और दूसरा है एनालिन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो फिनोल आपका ये होता है और एनालिन आपका ये होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच्ड है। क्या इन दोनों में किसी तरह की इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी है? तो वी कैन ईजिली सी कि येस देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू। ठीक है, अब बच्चे ये हमारा कंपोनेंट ए था, ये कंपोनेंट हमारा बी है। तो मैंने आपको एक गोल्डन रूल, एक ट्रिक बताई थी कि अगर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के बीच की जो फोर्सेस हैं, जो ये फोर्सेस हैं, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, किसी भी तरह की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, या जैसे ये आपने यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी, जहाँ पर भी ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी वहाँ पर क्या होगा कि जो आपका डेल्टा वी मिक्सिंग है वो थोड़ा सा कम होगा, इट विल बी लेस देन 0। ठीक है, तो व्हाट वाज अवर क्वेश्चन, that 50 ml of phenol or aniline, when they are mixed together, then whether the volume of solution, yes, it will be less than 100 ml। ठीक है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग है यानी उसमें क्या चेंज होगा, यस उसमें चेंज होगा, और जो डेल्टा आपका वी मिक्सिंग होगा, जो उसमें जो है थोड़ी सी जो है कमी आएगी, इट विल बी लेस देन 100 ml जो टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, इट विल बी लेस देन 0। तो जहाँ पर भी ये होगा, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो रीज़न क्या है बच्चे कि ए और बी, कंपोनेंट ए और बी यानी फिनोल और एनालिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक्सरसाइज हो रही है, जिसकी वजह से उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वॉल्यूम जो है इट विल बी लेस देन 100 ml। I hope it's clear to you. 1 mark question.
Simply you need to tell them कि there will be hydrogen bonding between A and B, due to which the volume will be less than 100 ml. और अगर आप ये स्ट्रक्चर बना करके दिखा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है. Let's move over to the next question that Ritesh suggested that adding salt to the box containing ice, he said that this would keep the cold drink bottles cold for a longer time. तो बिल्कुल रितेश ने ठीक कहा है, क्योंकि अगर आपके पास देखिए यहाँ पर आइस है, यहाँ पर बच्चे आइस है, ठीक है. उसने कहा कि अगर हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो बच्चे जो भी यहाँ पर अगर वाटर आइस मेल्ट होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा, अगर सॉल्ट आसपास होगा तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, देखिए यहाँ पर सॉल्ट क्या है, ये एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है इट कॉजेस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है. जे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर देगा, और जब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स हैं, जो ये हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, दे विल stay cold for a longer time. So simple it is, because it is a one marker question. तो आपने यहाँ क्या आंसर देना है कि adding salt to the box will cause depression in the freezing point. One line answer. So I hope it is clear to you. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एज्यूमिंग द डिसोसिएशन टू बी 70 मोल%. देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर है. 1 मोलर सॉल्यूशन है हमारे पास. इसका क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन 1 kg वाटर. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है. तो अगर आप वैसे देखने की कोशिश करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक वेसल थी, इसमें हमारे पास 1 kg वाटर था, और इसके अंदर जो है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन जो है हमने बनाया है. अब हमें क्या कहा गया है कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड की जो डिसोसिएशन है दैट इज़ 70 मोल%. ठीक है, यानी 100% डिसोसिएशन नहीं हो रही है. देखिए अगर 100% डिसोसिएशन मैग्नीशियम क्लोराइड की होती है, सी दिस इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. अगर 100% डिसोसिएशन होगी तो हम ये कह सकते हैं कि एक मैग्नीशियम का आयन बनेगा और 2 जो है वो क्लोराइड के आयन्स बने. तो एक पार्टिकल से, लुक हियर, ये हमारे पास एक पार्टिकल से यहाँ 3 पार्टिकल्स बन रहे हैं. तो अगर वो कहता कि 100% डिसोसिएशन है तो हम डायरेक्ट आई की वैल्यू 3 ले लेते, लेकिन हमसे कहा गया है कि डिसोसिएशन जो है 70 मोल%. माने अगर हमारे पास 100 मोल हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के तो ओनली 70 मोल्स जो हैं वो डिसोसिएट हो रहे हैं. तो हमारी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है यहाँ पर अल्फ़ा वो है 70/100, यानी ये हो गया हमारा 0.7%. ठीक है, तो अब देखिए हमें जो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगना है वो क्या है कि हमारे पास पहले प्योर वाटर था. देखिए ये हमारे पास प्योर वाटर था, हमने जो प्योर वाटर था वो उसका वेपर प्रेशर 23.8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था. अब उसमें 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दिया,
जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.7% है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर, यानी जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। ऑफ कोर्स वो वेपर प्रेशर इस वेपर प्रेशर से प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये हमने निकालना है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ केस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो बच्चे देखिए, अब पहले हम जरा अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर अल्फ़ा के लिए मैंने आपको एक अल्फ़ा की वैल्यू तो चलिए हमने निकाल ली है। अब हमने निकालनी है वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू आई, अल्फ़ा को यूज़ करते हुए। उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस अल्फ़ा इंटू m-1। ठीक है, m जो है यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड के एक पार्टिकल की डिसोसिएशन से 3 पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो यहाँ m की वैल्यू 3 होगी। सो लेट अस अप्लाई इट हियर। I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है 0.7, m की वैल्यू 3, दैट इज 3 पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन -1। ठीक है बच्चे, अब हमने आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया कि I इज इक्वल टू 1 प्लस 0.7 इंटू 2, तो ये हो गया 1 प्लस 1.4 और I की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई 2.4। ठीक है, अब जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया कि इट इज़ ए क्लियर कट केस ऑफ द रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है कि P0A सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन P0A, this is equal to mole fraction of the solute, which in turn is equal to NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है बेटे, देखो NB तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें कहा गया है कि ये 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसमें 1 मोल है मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब Na जो है वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास हमारे पास कितना था, यहाँ पर 1 kg था, राइट। तो 1 kg का क्या मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है बच्चे वो 1000 ग्राम है 1 kg में। इसके वाटर के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे 18 से, तो 55.5 फिगर आती है। ये नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि वाटर के 1 kg में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो 55.5 है। आपको कैलकुलेट करने की भी, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप क्या करेंगे वहाँ पर जो है इसको लिख देंगे कि 55.5 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और भी करनी है, क्योंकि यहाँ डिसोसिएशन हो रही है, तो यहाँ बच्चे हमारा फॉर्मूला जो है हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ ये लिखना पड़ेगा कि दिस इज इक्वल टू I इंटू एक्स बी, और यहाँ पर भी हमें वेंट हॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। सो अब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं बेटे। P0A इज़ 23.8 माइनस PA की वैल्यू निकालनी है हमने, अपॉन 23.8 इज इक्वल टू I। देखिए I की वैल्यू हमने निकाली थी 2.4, तो ये हो गया 2.4 इंटू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है, Na ये हमने अभी निकाला कि ये जो वैल्यू है 55.5 है, तो आई विल राइट 55.5 हियर प्लस 1 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। सो दिस इज 23.8 माइनस PA अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 2.4
अपॉन 56.5। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 23.8 माइनस पी ए विल बी इक्वल टू 2.4 इंटू 23.8। देखिए ये यहाँ जा कर के इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 56.5। तो यहाँ से पी ए की वैल्यू जो है वो आ जाती है 22.79 millimeter of mercury. So this is the reduction in the vapor pressure when 1 mole of the magnesium chloride is added and the dissociation is only 0.7. So I hope this is very much clear to you. तो बच्चे आपने यहाँ ध्यान रखना है, जहाँ डिसोसिएशन हो रही होगी वहाँ पर आप ये वेंट हॉफ फैक्टर को ऐड करना जो है यहाँ उसको इंट्रोड्यूस करना नहीं भूलेंगे. सो लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास we have a barium chloride solution which on reaction with the sodium sulfate in the aqueous solution forms white precipitate. aqueous solution यानी इसका और इसका, इन दोनों सब्सटेंसेस का aqueous solution है, white precipitate बनाते हैं. यानी हमारे पास क्या कह रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड aqueous solution है, साथ में सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है. तो आयन एक्सचेंज होंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा और साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा. ठीक है बच्चे, और ये जो है ये हमारा वाइट प्रेसिपिटेट बनता है. तो दिस इज़ द रिएक्शन दे आर टॉकिंग अबाउट. इफ़ टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसका क्या मतलब है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास, देखिए ज़रा मैं एक बार फिगर बना के आपको एक बार समझाने की कोशिश करूँगी कि यहाँ ये दोनों सॉल्यूशंस इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो हैं वो सेपरेटेड हैं. इधर हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेरियम क्लोराइड का है और यहाँ पर जो है ये सोडियम सल्फेट का है. राइट, तो अब वो पूछ रहे हैं क्या आपसे कि क्या will there be appearance of the white precipitate due to osmosis? So the answer is no, there will be no precipitate, क्योंकि यहाँ पर spontaneous flow जो हो रहा है उसमें जो ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस जो आपका प्रोसेस है उसमें सॉल्वेंट का फ्लो होता है. ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट फ्लोज थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नॉट द सॉल्यूट. सो देयर विल बी नो white precipitate when the two solutions are separated by a semi permeable membrane. So it is a 1 mark question, clear cut answer कि there will not be any white precipitate because osmosis involves only the solvent flow through the semi permeable membrane, not the flow of solute. These are the solutes, right? Let's move over to the next question. Why does water stop boiling? Why does water stop boiling when the sugar is added to the boiling water? Very easy question. देखिए हमारे पास क्या है कि we have water, ठीक है, it is boiling. तो वाटर आपको मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है. द मोमेंट यू ऐड शुगर, शुगर क्या है, इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ठीक है, शुगर जो है ये नॉन वोलेटाइल अगर सॉल्यूट है तो डेफिनेटली वो क्या कर देगा बताइए, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर देगा. देयर विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग point. So as a result water will stop boiling. Water will stop boiling when the
sugar is added to the boiling water? Because one line answer, that sugar is a non-volatile solute and it causes the elevation in the boiling point of water. So one more question. See, this was the question in the MCQ. Total questions covered were of 7 marks. Look at this question. Assertion that care should be taken to ensure that solutions that flow in the bloodstream are of the same osmotic pressure as that of blood. देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि कुछ भी इंट्रावीनस अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वेन एवर यू इंजेक्ट एनीथिंग इंट्रावीनस, तो जो सॉल्यूशन है वो सेम कंसंट्रेशन का होना चाहिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो सेम कंसंट्रेशन का नहीं होगा तो ऑस्मोसिस की वजह से जो ब्लड प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो ब्लड सेल्स हैं वो स्वेल हो सकती हैं या फिर वो श्रिंक हो सकती हैं अगर दोनों जो सॉल्यूशंस हैं वो आइसोटोनिक जो है वो नहीं है. ठीक है, जो हमारा बॉडी फ्लूइड है और जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए. तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए. सोडियम आयन एंड पोटाशियम आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हमको मालूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस को मेंटेन करते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ ए सेल ऑर्गेनिज्म. तो हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, लेकिन assertion is correct, reasoning, see, the assertion is correct, the reasoning is correct, but this reasoning is not the correct explanation of A. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो है आप अपनी चॉइस को मार्क करेंगे. तो आई होप दिस वॉज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल टू यू. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइए हाउ मैनी ऑफ क्वेश्चंस you were able to attempt, and if you find this content useful, please share with the fellow students and don't forget to like the video. Thank you so much.